Hello everyone, welcome to rsagarwal.com. Today we are discussing pair of linear equation में NCERT एग्जाम्पलर का पार्ट 2. क्लियर? देखिए पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे और मिसलेनियस क्वेश्चंस देखे थे. टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर सीरीज इसी की. देखिए क्या क्वेश्चंस है आज हमारे पास, लेट्स डिस्कस. चलो देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट? जस्टिफाई योर आंसर. कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? याद है अगर आप लोगों को तो कंसिस्टेंट में क्या बताया था? कंसिस्टेंट कभी भी हो सकती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले या फिर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिले. ओके, तो उनकी कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए. अब देखिए इसके अंदर चेक करते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में. ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या क्या है इनके, उससे हम पता लगाएंगे कि इनके जो कोफिशिएंट्स है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन. सो पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 इन सब की वैल्यूज निकालते हैं. ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. देखिए a1 by a2 करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन 4a. ठीक है, b1 की वैल्यू कितना b, b2 की वैल्यू 2b, b by 2b. ओके, c1 की वैल्यू देखिए, c1 की वैल्यू a मत बोल देना, a नहीं है c1 की वैल्यू. c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस a है ना. याद करिए वहां पे RHS में 0 दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस a अपॉन c2 की वैल्यू देखिए पहले से गिवन है माइनस 2a. ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल. a1 by 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? a से a कैंसिल, a और b नॉन जीरो है. ठीक है, a और b नॉन जीरो है, इक्वल भी नहीं है आपस में, तो a से a कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1 by 2. b1 by b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 1 by 2 और c1 by c2 की भी कितनी आ रही है? 1 by 2. बात समझ में आई? यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? कंडीशन क्या बन गई हमारे पास? कंडीशन बन गई a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. ये कंडीशन बन गई. याद करिए ये कंडीशन किसकी थी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन थी. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर मिलते हैं तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं. तो पहला वाला जो आंसर होगा ये कंसिस्टेंट है. ओके, फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट. नेक्स्ट देखिए ये वाला और ये वाला, इसके अंदर क्या होगा? फिर से वही a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 की वैल्यूज निकालते हैं. देखिए a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3/5. ठीक है, और y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू कितनी है? b1 इज इक्वल टू -1 है. c1 की वैल्यू कितनी है? -12. c1 इज इक्वल टू -12. LHS में ले गए. यहाँ पे a2 की वैल्यू देखिए कितनी है? 1/5. b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू है हमारी -3 और c2 की वैल्यू कितनी है? c2 की वैल्यू -1/6. ओके, चलिए ये आ गया. अब निकालते हैं a1 by 2. देखिए दिख रहा है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. a1 by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. नेक्स्ट b1 by b2 निकालते हैं. b1 by b2 निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b1 by b2 आ जाएगा 1/3. b1 by b2 इज 1/3. देखिए ध्यान से a1 by a2 और b1 by b2 की वैल्यूज इक्वल नहीं आई, यानी कि क्या कंडीशन बनी? आगे हम चेक ही नहीं करेंगे. क्यों हम करें चेक? इसी से काम करेंगे हम, है ना. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. ठीक है, बस इतना सा देखा, सीधा बोला. ये कंडीशन किसकी होती है? यूनिक सॉल्यूशन की, है ना. यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन आ गई. अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वो कैसा सिस्टम होता है? दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट. ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है. क्लियर? समझ में आया ये? ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो. फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ k. इजी क्वेश्चन है ना. क्या कंडीशन होगी? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. ओके, ये कंडीशन है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की. अब देखिए a1 की वैल्यू यहां से k, a2 की वैल्यू कितना 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना 3, b2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 6 है ना, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू देखिए कितना है? +7 हो जाएगी, RHS में ले जाएंगे. और c2 की वैल्यू देखिए कितनी होगी? यहां से कितना आ रहा है? c2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -14 आ रही है. सही है, c2 की वैल्यू -14 आ रही है. सही है कि नहीं है? फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन kx plus 3y is equal to -7, 2x plus 6y is equal to 14. हाँ, तो k by 2 is equal to 3 by 6 is equal to, इधर चला जाएगा तो 7 by -14, ये आ रहा है. ठीक है,
अब देखिए इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, k/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -12 ये आ रहा है। ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या ऐसा? कभी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू -1/2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो k की वैल्यू कैसे आएगी? क्वेश्चन बोल रहा है टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन k शुड बी 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नहीं, k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इज द स्टेटमेंट ट्रू? फॉल्स, गलत। क्लियर, समझ में आएगी? वैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे -14 होना चाहिए, है ना, ये -14 होना चाहिए यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा देख के लग रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं, चलिए एक बार उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं, शायद हमें ये आंसर सही मिलेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग की दिक्कत हुई है। ठीक है, देखिए क्या आएगा, k/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -7, यहाँ +7/+14 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए, k/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे वही लग रहा था, k इज इक्वल टू 1 आ गया, ये सही है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अंदर यही दे रखा होगा -14 यहाँ पे। ठीक है, k की वैल्यू 1, ये सही हो रहा है। ओके, इज द स्टेटमेंट ट्रू? वैल्यू ऑफ k कितना होना चाहिए? 1। हाँ, ट्रू हो रहा है, सही है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, वहां पे -14 होगा या फिर +14 इक्वल टू 0 दे रखा होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? बस ये कंडीशन लगानी चाहिए, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c, पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहा है? इन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये दोनों जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि c की कोई भी वैल्यू ले हम, इनका क्या आना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन। देखते हैं, देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की। ओके, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। अब देखिए a1/a2 करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 की वैल्यू कितनी है? -2, और b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू कितनी है? -10। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है? 1/5 इज नॉट इक्वल टू कितना? 1/5। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि ये जो हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात की कि इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c के लिए, ये स्टेटमेंट क्या हो गई? आप खुद में गलत हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वैसे भी देखिए अगर आप ध्यान से, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें, यहां x - 2y = 8, इसको समझने का एक और तरीका है। यहां अगर दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्या किया हुआ है यहाँ पे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 2y = 8 थी इक्वेशन, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो 5x - 10y = कितना आना चाहिए? 40। 5x - 10y = 40 है ना, इंटू 5 कर रखा है इसमें, और इस इक्वेशन के अंदर इंटू 5 का रिलेशन है। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन, तो यहां पे देखिए क्या आ रहा है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की जरा एक बार वैल्यू देखिए, क्या वैल्यू आ रही है? मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए इसमें क्या होगा। a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5, b1/b2 की वैल्यू भी -2 / -10 विच इज अगेन 1/5, c1/c2 की वैल्यू करेंगे तो -8/- 40 विच इज अगेन 1/5, विच इज अगेन 1/5। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएंगी? ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। ओके, कब हुई ये तीनों वैल्यूज इक्वल? जब हमने c की वैल्यू को क्या लिया? c की वैल्यू को क्या लिया हमने? 40। तो c = 40 लिया, तब क्या आ रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। c = 40 के ऊपर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हमें बोला है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मैंने जस्टिफिकेशन दिया आपको कि ऐसा नहीं हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। c = 40 लेते ही देखिए क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। बात समझ में आई है? c = 40 लेते ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c पेयर ऑफ इक्वेशन शुड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है,
c इक्वल टू 40 पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। क्लियर, स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ, क्या लिखा है ये, के होगा, डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ओके, देखिए अब यहां बोल रहा है कि नो सोल्यूशन की कंडीशन, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 और should not be equal to c1 by c2। ओके, ये हमारी कंडीशन किसकी है, नो सोल्यूशन की। a1 by 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k upon 1, k upon 1 is k, should be equal to b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू क्या है, k है, यहां पे b1 1 है और b2 k है, इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी, माइनस के स्क्वायर, c2 की वैल्यू -1, माइनस के स्क्वायर बाय -1 करेंगे तो फिर से के स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये कंडीशन आई हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर केस, इसको पहले इन दोनों को देखो तो क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से के की वैल्यू या तो 1 और -1, के इज इक्वल टू 1 और -1। अच्छा अब देखिए दूसरा, इसको देखते हैं, इसको ओके, इसको देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से 1 बाय के नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, 1 बाय के इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर आ रहा है, तो क्या आ गया यहां से, के क्यूब इज नॉट इक्वल टू 1, के क्यूब इज नॉट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, के क्यूब नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है के इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, के 1 नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, के 1 नहीं होना चाहिए, और यहां बोल रहा है के की वैल्यू 1 या -1 दोनों हो सकती है, 1 और -1 हो सकती है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपस में, क्योंकि ये पूरे में एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि k नॉट इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू जो है हमारी k इज इक्वल टू 1, इसे हम कैंसिल कर देंगे या भुला देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली दिस, k इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन, जहां पे क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ओके, कैसे एलिमिनेट किया मैंने k इक्वल टू 1 को, वो हमें समझ में आ गया होगा, है ना, आया। चलिए ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसे इरेज करते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या आएगा, देखिए, ठीक है, k इज इक्वल टू -1 तो यहां मिल चुका है हमें। अब देखते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला केस कैसे आएगा। कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की, कंडीशन है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ओके, देखिए अब a1 by 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k upon 1 इज इक्वल टू b1 by b2 यानी कि 1 by k शुड बी इक्वल टू c1 by c2 यानी कि -k स्क्वायर बाय -1 विच इज k स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहां से क्या आ रहा है, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन दोनों कंडीशन से, और अगर मैं इन कंडीशंस को देख लूं, इन दोनों कंडीशंस को देखूं तो k इज इक्वल टू k स्क्वायर या फिर k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर k कॉमन लेंगे तो 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। देखिए k स्क्वायर इक्वल टू 1 से हमें क्या मिला, k की वैल्यू 1 और -1 है ना, ये तो हमने लिख लिया था पहले ही, k स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम सेकंड वाली कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने इन दोनों को इक्वेट करके लाई, ये दोनों को, इसको और इसको। ओके, अब इसको और इसको इक्वेट करके हम ये लेके आ रहे हैं, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ओके, तो k कॉमन लिया 1 माइनस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 1, k इज इक्वल टू 0 और 1 आ रहा है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में अगर मैं क्या बोलूं कि मैं किसको इक्वेट कर देता हूं, मैं इक्वेट करता हूं इन दोनों को, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड को, तो क्या मिलेगा, 1 बाय k इक्वल टू k स्क्वायर, तो k क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहां से k कितना आ रहा है, k इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, k इक्वल टू 1 यहां से भी आ रहा है, थर्ड कंडीशन से भी, सेकंड में 0 और 1 आ रहा है, फर्स्ट में 1 और -1 आ रहा है। हमने क्या बोला था, सारी की सारी कंडीशन आपस में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो कब होंगी, k की किस वैल्यू के लिए होंगी, सिंपल, k इज इक्वल टू 1 पे, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। सो आंसर क्या हो गया, आंसर इज सिंपल, k इज इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 पे क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, k की वैल्यू 0 पे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 पे तो ये इक्वेशन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, ठीक है, हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। कभी भी
y इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूं इस वाले कंडीशन के लिए k इक्वल टू 0, आप ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन इज ओवर, k इक्वल टू 1 आंसर है। बाकी आप चाहें थोड़ा और इसके अंदर डीप एनालिसिस करना, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए यहां पे इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दें अगर, तो y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, और x इक्वल टू 1 क्या होता है, ये वाला एक्सिस, मतलब ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या, दिख रहा है आपको, इन दोनों लाइन का तो एक ही सॉल्यूशन है ना, गलत है ये वैल्यू, k की ये वैल्यू गलत है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि k की ये वाली वैल्यू भी गलत आएगी उस इक्वेशन में रख के, है ना। तो समझ में आना चाहिए पूरा प्रोसीजर, ठीक है। k इक्वल टू 1 तो हम बता ही देंगे। सो आंसर कितना है, k इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, कंडीशन देखिए यूनिक की, a1 बाय a2 किसके इक्वल होना चाहिए, a1 बाय a2 किसके इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, b1 बाय b2 के लिए। ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर अब हम देखें तो a1 की वैल्यू k अपॉन a2 की वैल्यू 1 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 b2 की वैल्यू k 1 बाय k। ओके, क्या आ रहा है यहां से, k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, k अगर k स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं है तो यानी कि k जो है ना तो 1 हो सकता है ना ही -1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आता है, लेकिन k का स्क्वायर 1 नहीं हो सकता है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज को छोड़ के k की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर ले लें एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज, ठीक है, इनको छोड़ देंगे बस। सो क्या बोलेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब k नॉट इक्वल टू 1 और -1, इन वैल्यूज को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स के आंसर मैंने लिख दिए, फर्स्ट का, सेकंड और थर्ड का, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट का आंसर लिख दिया यहां पे, क्लियर, समझ में आएगी। कंडीशंस याद होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपको मैनिपुलेशन समझ में आ पाए, किस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशंस को मैनिपुलेट किया, कॉमन वाली वैल्यू लेनी है, याद क्या रखना है, सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, कौन सी k की वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए अब डालते हैं वैल्यू, a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू कितना 12, नेक्स्ट b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है यहां पे, माइनस ऑफ k माइनस 3, माइनस ऑफ k माइनस 3, और c2 कितना है, माइनस ऑफ k। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो इन दोनों को देखें अगर, तो क्या आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहां से क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 6 और -6 और -6, पहली दो कंडीशन है। दूसरे से देखिए, दूसरे में क्या आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 3k इज नॉट इक्वल टू k टाइम्स k माइनस 3, तो क्या आ रहा है यहां से, 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, ओके, या फिर k स्क्वायर माइनस 6k इज नॉट इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 6k इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, बात समझ में आई। इसको देखिए अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिखें तो क्या लिखेंगे, k इंटू k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन हमारे पास ये आई, दूसरी कंडीशन आई हमारे पास ये k इक्वल टू 6 या -6। अब अगर मैंने देखा k की वैल्यू 6 को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो इस ब्रैकेट की वजह से क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, 6 इंटू 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका क्या सिंपल सा मतलब हुआ, k की वैल्यू 6 नहीं ली जा सकती, k इज इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 0 बना देगा इस टर्म को। नेक्स्ट, k इक्वल टू -6 की बात करें, -6 की अगर मैं बात करूं उसको यहां पुट करूंगा तो -6 इंटू -6 विच इज -6 इंटू -12 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि तब हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये तो हमें k इक्वल टू -6 बोल ही रहा है, ठीक है। जैसी हमारी ये दो कंडीशंस आई तो हमारे पास क्या बचा कि k इक्वल टू -6 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आ गया,
k इज इक्वल टू -6। बस इसी कंडीशन के ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आया, k इज इक्वल टू -6। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, आज हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, इतने ही थे आज के क्वेश्चंस। आज हमने क्वेश्चंस किए एग्जाम्पलर में जो कि कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी के ऊपर थे। क्लियर, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, अच्छे क्वेश्चन जो थे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, वो हमने इस क्लास के अंदर, इस वीडियो में किए। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट एंड दैट्स इट। थैंक यू।